हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि ठंडी का मौसम भी है, थोड़ा सा ठंड तेज़ भी पड़ने लगी है, तो आप लोग ध्यान दीजिए अपने हेल्थ को। तो मैं जैसे कि उसके इंटरेस्टिंग टॉपिक की सीरीज़ में आज मेरा नया टॉपिक पे मैं वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें हम बात करेंगे भारत की ब्रिक्स समिट यानी ब्रिक्स की जो समिट होती है उसकी अध्यक्षता पे, यानी कि 2026 की जो समिट होगी उसकी अध्यक्षता भारत करेगा, यानी कि जो दिसंबर में अप्रॉक्सीमेटली होती है। यानी कि एक एनुअली समिट है जो कि ईयर वाइज हर देश सिक्वेंसाइज करते हैं। तो उस सीरीज में अब इंडिया भी करेगा इसकी अध्यक्षता। जैसा कि अभी तक अब की बार ब्राज़ील में था, तो ब्राज़ील ने यानी कि उसमें अगर कुछ बात हुई है, जैसे कि बातों में कहा जाए तो वैश्विक व्यापार तनाव, यानी जिसको ट्रेड टेंशन कहा जाता है, ट्रेड वार एक तरीके से, और भू राजनीतिक संघर्ष, बहुपक्षवाद पर चल रही बहसों के मध्य 2026 के लिए इंडिया इसकी अध्यक्षता करेगा। यानी कि अगर देखा जाए तो इस फोटो में थोड़ा सा नज़र डालें तो ये ब्रिक्स के जो मेन मेंबर्स हैं, यानी ब्रिक्स जिससे बना हुआ है, तो वहाँ के जो है चीफ हैं, जैसे कि ये इंडिया के हैं, यानी कि मोदी को आप पहचानते ही होंगे। ये साउथ अफ्रीका के हैं, और उसके बाद ये चाइना के हैं, ये रसिया के हैं, उसके बाद फिर ब्राज़ील के ये हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये ब्रिक्स यानी कि अगर देखा जाए तो ब्रिक्स प्रॉपर एक एब्रिविएशन वर्ड है, यानी कि ब्रिक्स से 5 देशों का नाम स्टार्ट होता है। यानी बी से ब्राज़ील का होता है, आर से रसिया का होता है, आई से इंडिया का होता है, सी से चाइना का होता है, एस से साउथ अफ्रीका होता है। यानी पाँचों, यानी रसिया को छोड़ दिया जाए तो ये जो है 4 कंट्रीज़ जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो इनका एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है। तो चलिए इसकी समिट में क्या क्या हुआ उस पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो जैसा कि जो ब्रिक्स है, इसके थोड़ा सा हम टॉपिक्स की बात करते हैं। यानी कि ये एक इकोनॉमिकल, एक तरीके से कह सकते हैं इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन है। यानी इमर्जिंग जो इकोनॉमी है उनका एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें रसिया थोड़ा सा ऑलरेडी था जो कि स्ट्रॉन्ग था, बाकी और सारी कंट्रीज जो कि इमर्जिंग हैं। तो यहाँ पर बात करें क्या क्या हुआ, तो जैसे कि इस फोटो में आप थोड़ा सा देख सकते हैं, ये मोदी जी हैं जो कि हमारे देश के पीएम हैं, यानी कि इंडिया के, और ये पुतिन हैं जो कि रसिया के पीएम हैं, ये चाइना के हैं, ये ब्राज़ील के हैं, और ये साउथ अफ्रीका के। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और हम थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। तो ब्रिक्स वर्ड जो था, यानी इसको फर्स्ट टाइम जिम ओनिल ने स्टार्ट किया था, यानी इसको ब्रिक बनाया था फर्स्ट टाइम, क्योंकि उस टाइम साउथ अफ्रीका कनेक्ट नहीं था। 2001 में ब्रिक को जो है ओनिल ने दिया था। ओनिल यानी कि एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, उन्होंने ब्रिक वर्ड स्टार्ट किया, मतलब सबसे पहले दिया था, यानी यूज़ किया था। तो ब्रिक यानी बी से ब्राज़ील हो गया था, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, साउथ अफ्रीका पहले नहीं था। उसके बाद 2006 की बात करें तो G8 आउटरीच समिट के दौरान औपचारिक एक तरीके से इसे जो है रजिस्टर्ड ग्रुप बना दिया गया। उसके बाद फिर जो है यानी स्टार्ट हुआ, काम करना स्टार्ट किया। 2001 में बना था, लेकिन उसका कोई जो है रजिस्टर नहीं था, बहुत ज़्यादा इसका कोई मतलब उस तरीके से इम्पोर्टेंस नहीं दी गई थी। उसके बाद 2008 में जो है कार्तिन में रूस में हुआ था ब्रिक्स समिट, जहाँ से मतलब स्टार्टिंग हुई। 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें कनेक्ट हो गया, यानी प्रॉपरली अगर देखा जाए तो 2010 से, यानी 2009 से वर्किंग है। तो वहाँ पर साउथ अफ्रीका 2010 में स्टार्ट किया था, ज्वाइन किया था। उसके बाद अब करंट में देखा जाए तो इसके कई स्टेट नए मेंबर्स बन चुके हैं। जैसा कि आप देखेंगे तो ब्राज़ील, चाइना, मिस्र यानी इजिप्ट जिसको कहा जाता है, इथियोपिया, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, उसके बाद साउथ अफ्रीका और यूएई। तो अगर देखा जाए तो 5 नेशंस पहले थे और 6 नेशंस बाद में बने हैं, और जिसमें अर्जेंटीना भी एक तरीके से उसमें ज्वाइन होना चाहता था, बट उसमें जब इलेक्शन हुआ, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए, तो उन्होंने इसे ज्वाइन नहीं किया। और इंडोनेशिया को देखा जाए तो 2025 में इसने ज्वाइन किया था। और कुछ कंट्रीज़ ने जो 6 न्यू मेंबर्स है जिनको कहा जाता है, यानी कि वो 2024 में ही ज्वाइन किया करी थी। तो जिस तरीके से देख सकते हैं आप, इसमें 12 कंट्रीज़ हैं, यानी कि इसमें इंडोनेशिया नहीं लिखा है, बट इंडोनेशिया ने भी ज्वाइन किया है। इंडोनेशिया लिखा है, 11 कंट्रीज़ है, लेकिन 12 कंट्रीज़ कहा जाता था, क्योंकि उसका रीज़न ये था कि अर्जेंटीना भी ज्वाइन करना चाह रहा था, बट डिफरेंस आपको बताया ही कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर चेंज होने के बाद वो ज्वाइन नहीं किया, तो जिसकी वजह से अब 11 कंट्रीज़ है। उसमें भी सऊदी अरब भी रेटिफाइड नहीं किया है, इसको भी ऑब्जर्वेशन की कैटेगरी में रखा गया है। तो प्रॉपरली आप 10 ही कंट्री मान सकते हैं।
तो इस तरीके से इसके 10 मेंबर्स हैं, बट ये है कि ये इन्होंने रेटिफाइड नहीं किया। इन फ्यूचर रेटिफाइड करने के बाद यानी कि ऑब्जर्वर कैटेगरी से मेंबर की कैटेगरी में हो जाएगा। तो इस पर बात करते हैं, फिर नेक्स्ट आगे इसकी सिग्निफिकेंस बात करते हैं। तो जैसे कि अब अध्यक्षता पे बात कर ले कि भारत को इसकी अध्यक्षता क्यों दी गई है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो इम्पोर्टेंस में देखा जाए सुधार एजेंडा की निरंतरता, यानी कि थोड़ा सा इम्प्रूव करने की इसमें वो किया जा रहा है कि काफ़ी दिन से अपडेट भी नहीं हुआ, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया जाए, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कंटिन्यूस में कुछ ना कुछ वर्क होता रहता है, अपडेशन होता रहता है, तो वो कंटिन्यू रहता है, नहीं तो फिर धीरे धीरे इसका वैल्यू ख़त्म हो जाती है। जैसे कि आपने रिसेंटली सार्क को देखा होगा, एक तरीके से सार्क को की वैल्यू ख़त्म हो गई है, क्योंकि उस पर कोई सबमिट नहीं होती है, एनुअली उस पर बात नहीं होती है। तो एक तरीके से जो है तो उसको लोगों ने दिमाग से हटा दिया। तो उसी तरीके से अगर इसमें भी कोई सबमिट नहीं होगी, एनुअली बातचीत नहीं होगी, कुछ वर्किंग में नहीं रहेगा, तो फिर धीरे धीरे ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए तो अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो इम्प्रूवमेंट में जैसे कि तो इसमें भारत क्या करेगा, भारत करेगा इसमें AI गवर्नेंस, यानी कि देखा जाए तो AI का यूज़ किया जाएगा, AI को प्रमोट करेंगे। उसके बाद जलवायु वित्त यानी क्लाइमेट फंड पे बात करेंगे, क्लाइमेट फाइनेंस पे, यानी कि देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज बहुत स्पीड में हो रहा है, यानी कि इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। तो उसमें जो कि आइलैंड नेशंस हैं उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो उसकी वजह से समुद्र जो कि इंक्रीज़ कर रहा है उसका लेवल, तो जो आइलैंड नेशन है वो डूबने के कगार पे हैं, तो उस पर फोकस करेगा। नेक्स्ट हम बात करें तो स्वास्थ्य सहयोग, यानी अगर देखा जाए ये हेल्थ में जो हेल्थ कोऑपरेशन इंडिया बहुत ज़्यादा करता है। जैसे कि आपने पैंडेमिक टाइम में देखा होगा, इंडिया सबसे ज़्यादा मतलब सबसे आगे था। उन्होंने अपने जो कि डेवलप्ड यानी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें अपनी वैक्सीन को पहुंचाया और उनकी हेल्थ की यानी कि उनकी जान से की रक्षा की। उसके आगे हम बात करें तो सतत विकास यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे भी फोकस करता है और अपनी प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाता है। ये सारी जो कि मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन पे इंडिया ध्यान देता है, तो इसकी ज़रूरत है, इसलिए इंडिया को बनाया जा रहा है, मतलब अध्यक्षता दी जा रही है। नेक्स्ट बात करें तो ग्लोबल साउथ की अभिव्यक्ति, यानी इंडिया साउथ साउथ कोऑपरेशन में यानी कि ग्लोबल लीड करता है। एक तरीके से ग्लोबल साउथ लीडर इमर्ज हो रहा है, क्योंकि इंडिया का अगर देखा जाए तो लीडरशिप बहुत ज़्यादा अच्छी है। आगे हम बात करें तो भारत का नेतृत्व ब्रिक्स को समावेशी वृद्धि इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी इसको कहा जाता है। उसके बाद न्याय संगत वैश्विक शासन और विकास केंद्रित बहुपक्षवाद के मंच के रूप में मजबूत करता है। यानी कि इंडिया देखा जाए तो साउथ नेशन के यानी साउथ ग्लोबल साउथ जो है उसको लीड करता है, तो वो सबके यानी कि जो कि इंक्लूसिव ग्रोथ पे फोकस करता है। आगे हम बात करें तो ये मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ पे बात करता है, ना कि यूनिट डायमेंशनल, तो इस तरीके से इसको भी मजबूत करता है। आगे हम बात करें तो रणनीतिक संतुलनकारी भूमिका पे, यानी इसकी स्ट्रेटेजिकल बैलेंस्ड रोल है इंडिया का, उस पर हम बात करें तो वैश्विक भू राजनीतिक ध्रुवीकरण के बीच विविध हितों के मध्य सेतु का कार्य करने के लिए भारत एक उपयुक्त स्थिति में है। सॉरी, अगर मैं बताऊं तो इंडिया ने, जैसे कि आपने रिसेंटली जब 1949 में जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो उस टाइम एक पोलराइजेशन हो गया था, यानी इंडिया दो पोलर में यानी दो कंट्रियों में बट चुका था, सॉरी दो ग्रुप में। जैसे कि एक क्या कहते हैं USA का ग्रुप था, एक दूसरा रसिया का। तो उस टाइम भी इंडिया ने सीधे से डिनाइड कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी ग्रुप को किसी जो है नहीं वो क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन नहीं करूँगा, बल्कि कोऑपरेशन नहीं करूँगा, बल्कि मैं निरपेक्ष रहना चाहता हूँ। तो इस तरीके से इंडिया ने नैम की शुरुआत की थी। तो उसी तरीके से इंडिया आज भी जो है मल्टी डायमेंशनल पे फोकस करता है, ना कि यूनि डायमेंशनल पे। तो एक तरीके से ध्रुवीकरण की नीति को वो रिजेक्ट करता है, तो और वो प्रॉपर लीस्ट डेवलप्ड और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन पे फोकस करता है। तो इसलिए भी इंडिया का रोल इम्पॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों पे इंडिया फोकस करता है। अब थोड़ा सा हम ब्रिक्स नेशन पे बात कर लें तो जैसा कि आप देख सकते हैं सबमिट हुई थी 2025 की है, जो कि ब्राज़ील में हुई थी। अब थोड़ा सा हम उसके जो कंट्रीज़ हैं उससे बात कर लें। मैप में जो कि आप देख सकते हैं 2023 का है मैप, लेकिन प्रॉपरली देखा जाए तो इतने ही कंट्रीज़ हैं इंडिया में। जैसे कि ये तो रसिया पूरा आप देखिए और जो ऑलरेडी था, इसमें थोड़ा सा देखें तो जो अगर ब्लू से दिख रहा है ये G7 नेशंस है।
तो G7 में जैसे ये क्या कहते हैं, जापान आ जाता है, फ्रांस आ जाता है, उसके बाद ब्रिटेन आ जाता है, कनाडा, यूएस आ जाता है। इस तरीके से G7 में 7 कंट्रीज़ हैं और ब्रिक्स में 5 कंट्रीज़ ऑलरेडी थी और 6 कंट्रीज़ न्यू बनी, तो इस तरीके से 11 कंट्री हो गई। और यहाँ पर इंडोनेशिया को लेकर के 12 कंट्रीज़ बन चुकी हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये रसिया है, चाइना है, इंडिया है, और उसके बाद यूएई है, सऊदी अरब भी होने वाला था, बट सऊदी अरब ने भी डिक्लाइन कर दिया था अब। तो उसके आगे हम बात करें तो ग्रीक्स है, और उसके बाद इजिप्ट, इथोपिया है, तो ग्रीक जो है, उसके बाद फिर ये रीजन, और उसके बाद साउथ अफ्रीका है, और यहाँ पर ब्राज़ील है। इस तरीके से कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि आप मैप में देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ, और जो भी आपको इस वीडियो से रिलेटेड जानकारी चाहिए या फिर अदर भी जानकारी चाहिए, हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। और प्रॉपर ब्रिक्स के अबाउट मैं प्रॉपर एक वीडियो अलग से लेकर आऊँगी, जिसमें मैं प्रॉपर बताऊँगी कि ब्रिक्स में क्या कैसे था, इन सब चीज़ों पे बात करूँगी। तब तक के लिए आप हमें पूरा सपोर्ट कीजिए और वीडियोज़ देखिए। जिन्होंने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी वो भी जा करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उसे करना ना भूलिए।